कक्षा छठवीं, विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, लोक संस्कृति और नर्मदा। इस पाठ में नर्मदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कहाँ कहाँ होते हुए ये नर्मदा निकली हुई है, और इसमें नर्मदा के महत्व को बताया गया है, कैसे इसके किनारे लोगों ने अपनी जीवन यापन को किया और नर्मदा से कैसे पूरे विश्व को नर्मदा वो महत्व दे दिया गया। नर्मदा के पुरातत्व में इसके महत्व के बारे में बताया गया है। संस्कृति की कहानी मनुष्य और नर्मदा। संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है कि श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। जब हिमालय नहीं था, विंध्य और सतपुड़ा तब भी थे। विंध्य तो शायद भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा का प्रदेश सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय आदिम संस्कृतियों का भंडार है। गिरिजन और वन जातियों की प्राचीन लीला भूमि है। कहीं नर्मदा तट पर दंड कारण जैसे घने वनों की भरमार रही है। इन्हीं वनों के कारण वैदिक आर्य तो नर्मदा तक पहुँचे ही नहीं, तो जो आए वे भी इन वनों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस न कर सके। उन दिनों नर्मदा आर्यवर्त की सीमा रेखा थी। नर्मदा तट पर आर्यवर्त या उत्पथ समाप्त होता था और दक्षिण पथ शुरू होता था। नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी नगर संस्कृतियां नहीं रही, लेकिन एक आर्यण संस्कृति अवश्य रही। भारतीय संस्कृति मूलतः आर्यण संस्कृति और नर्मदा के तटीय वनों में मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि और आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। इसी के तट पर सुदूर केरल के शंकर ने दीक्षा ली थी और इसी के तट पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। संस्कृति की कहानी और मनुष्य और नदी के तालमेल की कहानी है। नदियों ही भारतीय संस्कृतियों का उद्गम स्थान है। भारतीय संस्कृति में गंगा की देन है, जिससे गंगा श्रेष्ठ और नर्मदा ज्येष्ठ है। विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र पुरातत्व है। इन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से नर्मदा बहती है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृगु, जमदग्नि, कपिल जैसे अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। नर्मदा के तट पर केरल के शंकराचार्य ने दीक्षा ली और उनका शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ हुआ था। जिस प्रकार राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है, उसी प्रकार नर्मदा देश को जोड़ने का सूत्र है। लोक संस्कृति की दूसरी विशेषता उसकी सादगी, सरलता। लोक कला बिना आडंबर के सहज रूप से प्रभावित होती है। नर्मदा तट का प्रत्येक तीर्थ किसी न किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। समूचा नर्मदा तट मंदिरों देवालों से भरा है। भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। बड़ी नदियों में से एक नर्मदा है जो पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास पास है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती हैं। कहते हैं नर्मदा और सोन यानी सोनभद्र जैसे नद माना गया है का विवाह होने वाला था, पर सोन नदी की दासी जुहिला पर ही आसक्त हो बैठा तो नर्मदा नाराज हो गई। कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चल दी। लज्जित सोन पूर्व की ओर गया। नर्मदा चिर कुंवारी कहलाई, इसलिए भक्तगण नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की महत्ता उसकी परिक्रमा से ही सिद्ध हो जाती है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती और नदियों
का चाहे जितना महत्व बताया, कोई भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता। घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष तक परिक्रमा पूरी करना इस व्रत में एक प्रकार की वीरता है। यह गरीबों के साथ एक रूप होने की भावना है। नर्मदा नदी, भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पर नर्मदा नदी ऐसी है कि जो पश्चिम की तरफ बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली एक नदी है। हमारे पुराणों में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। कोई भी भक्त नर्मदा नदी की परिक्रमा पैदल 3 वर्षों में पूरी करते हैं। सभी लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जिसकी परिक्रमा करने में उनकी आस्था है। अनेक भक्त तो घर की सुख सुविधा त्याग कर नर्मदा की परिक्रमा करने में लग जाते हैं। नर्मदा तट पर कभी शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती थी। आज भी नर्मदा तट पर बैगा, गोंड, भील आदि माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। नर्मदा के तट पर अनेक आदिम जातियां निवास करती थी। आज भी नर्मदा के तट पर गोंड, भील आदि माटी से जुड़े जनजातियां निवास करती हैं। ये अशिक्षित जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं है। इनकी जीवन शैलियाँ, नृत्य, गीतों के ने दूर दूर के लोगों को आकर्षित किया है। गोंड, भील और बैगा स्त्रियों को गुदनों से बड़ा लगाव है। बैगा स्त्रियों के शरीर तो गुदनों से छलकते हैं। गुदने इनके लिए परिधान की तरह होती हैं। नर्मदा तट के किनारे जो भी जातियां हैं, भील, गोंड, बैगा, ये यहाँ उन जातियों के लोग का अलग उनकी जीवन शैली रहती है। वो नृत्य, उनके नृत्य अलग रहेंगे, गीतों का उनके अलग रहते हैं। वो अपने गीतों के द्वारा ही अपने गोंड, भील और बैगा की स्त्रियों को गुदनों का बड़ा शौक है। वो अपने पूरे शरीर में गुदने गुदवाती हैं। इसका उत्तर हम नहीं जानते कि किसी एक आदमी ने नहीं, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों को जन्म दिया। तब लोग हर काम मिलकर किया करते थे। गीतों की रचना भी पीढ़ियों के प्रयासों से हुई है। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने जो सुना उसे औरों को दिया। लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदलते चले गए। गायक पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त गीतों में परिवर्तन करते थे, भी स्वयं को गीत का रचयिता नहीं मानते थे। लोकगीत या लोक कथाएं या कुछ लोक सांस्कृतिक समूह का सृजन होता है। आदिवासी लोग, अपने समुदाय के लोग, पूरे लोग इकट्ठा बैठ के अपने गीत गाते, नृत्य करते। वहाँ उनकी वो एक फिर परंपरा बन जाती और वो इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी गीत, नाटक और नृत्य किया करते और अपनी संस्कृति को जीवित रखते। और वो कुछ गीत अपने से गाते और कुछ वो गीत बदल लेते। और सूचना नर्मदा तट मंदिरों और नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर या शंख की ध्वनि गूंजती है। कहीं कथा वार्ता या भजन कीर्तन का स्वर लहराता है, या कहीं कोई भक्त त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे का स्रोत पाठ करता है। गेरुए वस्त्र पहने साधु या दंड कमंडल लिए सन्यासी या नर्मदा तट पर भरने वाले असंख्य मेले भी यहाँ की लोक संस्कृति के अभिन्न अंग है। नर्मदा नदी के किनारे तटों पर अनेक मंदिरों और देवालों से भरा है। नर्मदा का जो नदी का किनारा है वो देवालों से भरा पड़ा है। हर गांव के लोग, हर संस्कृति, हर वर्ग के लोग नर्मदा नदी के मंदिरों और देवालों में जब सुबह शाम आरती होती, घंटों की नाद होता, तो वहाँ का शंखनाद की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज जाता है। कहीं कथा होती है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं भजन होती है, कहीं भागवत गीता का पाठ होता है। चारों तरफ भक्त लोग
गेरुए वस्त्र पहन के साधु दंड कमंडल लिए हुए नमामि नर्मदे नमामि देवी नर्मदे का पाठ करते हुए घूमते रहते हैं तो देखने में मन आनंदित हो उठता है। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट ओर से छोर तक हजारों मेले और मंडई से गूंज उठता है। हंसते चहकते लोग के दल इन मेलों में उमड़ते हैं। गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोलते हैं। शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा तट के किनारे बहुत बड़े बड़े मेले और मढ़ई लगते हैं, जहां लोग अपने दल बल के साथ पूरा गांव मेला घूमने आता है। और गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं, फिर उसमें से अपना समय निकाल के मेले में घूम के अपने मनोरंजन करते हैं और मेले में रस घोलते हैं, यानी भीड़ बढ़ाते हैं और वातावरण में। और जय नर्मदा मैया का जय घोष। नर्मदा नदी के तट पर दीपदान की बड़ी महत्ता है। महिलाएं सुबह शाम और हर त्योहारों में आके नर्मदा के किनारे दीपदान को किया करती हैं, जिससे नर्मदा मैया बहुत खुश होती हैं। दीपों के केसरी उजाला कितना मनमोहक लगता है। नर्मदा तट के घाटों की शोभा का क्या कहना। होशंगाबाद और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। होशंगाबाद और महेश्वर जबलपुर में सेठानी घाट, जबलपुर में भेड़ा घाट, होशंगाबाद में सेठानी घाट बहुत प्रसिद्ध घाटों में से हैं, जो देश में चारों तरफ देश विदेश से लोग नर्मदा मैया के दर्शन करने नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। प्राकृतिक पर मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व सफलता पा ली है। पहाड़ टूटते, नदियां अपना स्वरूप बदलती, बांध बनते, विशाल जलाशय प्रकट होते हैं और नहरों का जाल बिछता है। बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल जाती है। लेकिन यह भी सच है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। प्रकृति का परिष्कार करने से संस्कृति का जन्म हुआ है, लेकिन अब संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करे, उसे नष्ट होने से बचाए। प्रकृति से हम केवल लेंगे ही नहीं, देंगे भी। नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वनों का विनाश नहीं होने देंगे, प्राकृतिक परिवेश की रक्षा करें। युग की सबसे बड़ी लोक संस्कृति और उसकी सरलता और सादगी में निहित है, जो जटिल को सरल बनाती है। संस्कृति में इतना आकर्षण होता है कि यह सहज रूप से प्रभावित करने की अपार शक्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे पहाड़ को तोड़ तोड़ के वहाँ से नहरें निकाली गई, नहरों का जाल बिछा गया। बंजर जमीन भी नर्मदा नदी के किनारे की हरे भरे हो गई, खेतों में बदल गई है। संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। प्रकृति को बचाए रखना चाहिए, हमें वनों का विनाश होने नहीं देना चाहिए और नर्मदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है।